हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एचएपी का नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि जो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3, जहां पे आज हम लोग सेरेब्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है ब्रेन के पार्ट्स आपने समझ लिए होंगे, कितने पार्ट्स हैं, क्या है। मतलब स्टार्टिंग के 2 लेक्चर थे, बड़े ही बेसिक से थे। अगर वो नहीं आते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो उम्मीद है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, उसके सारे टर्म्स। फिर कह रहा हूं बेटा, ये चैप्टर उतना ही टफ लगेगा जितना इसके टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगे। यानी कि जैसे मैंने बोला सेरेब्रम, तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज आ जानी चाहिए कि अच्छा, सेरेब्रम ब्रेन का ये पार्ट होता है। ठीक है? तो टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। ठीक है? मुंह धुल के बैठो आराम से, मुंह पे पानी डाल लो, पानी की बोतल ले लो और एक कॉपी पेन जरूर ले लो, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं जो अगर नहीं सीखोगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? तो स्टार्ट करें सेरेब्रम को। ठीक है? अच्छा, जिन लोगों को सेरेब्रम क्लियर नहीं है तो उनके लिए मैं एक इमेज लेके आया हूं, ये देखो। तो ब्रेन का जो सबसे ऊपर का ये जो भाग आप देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। अगर इसको साइड से देखेंगे तो ये देखो, यहां से जितना रेड रेड वाला पार्ट है, ये क्या है? सेरेब्रम है। ये बीच वाला पार्ट सेरेब्रम नहीं कहलाता है। ठीक है ना? तो ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा हम कह सकते हैं, कटोरी जैसी ऐसी रखी हुई है, इसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। तो सेरेब्रम क्या है, आओ देखिए फटाफट, स्टार्ट करें इसको। तो द सेरेब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सीट ऑफ इंटेलिजेंस मतलब तुम्हारे दिमाग में जो भी बुद्धिमत्ता है, चालाकी है, इंटेलिजेंस है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेरेब्रम। सेरेब्रम ना हो तो इंटेलिजेंस नहीं आती है ना? यानी कि हम कह सकते हैं जिनका सेरेब्रम अच्छा खासा डेवलप होता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेन का प्रोसेस रहता है। और हाँ, सेरेब्रम ही है जो हमको लर्निंग प्रोसेस करवाता है। यानी कुछ लोग ना सीखते सीखते बहुत माहिर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज सेरेब्रम की वजह से। ओके, इट प्रोवाइड अस विद द एबिलिटी टू रीड। इसी की वजह से एबिलिटी टू रीड, जो पढ़ने की क्षमता, जो आप ये पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेरेब्रम। जो लिखने की क्षमता है वो भी इसी की वजह से है। बोलने की क्षमता, कैलकुलेट करने की क्षमता, 2 दूनी 4 जो आप करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सेरेब्रम। एंड कंपोज म्यूजिक, जो आप म्यूजिक वगैरह कंपोज करते हो, वो भी इस सेरेब्रम की वजह से ही। मतलब ये जो क्षमताएं हैं हमारे अंदर, ये हमारी बॉडी के, ब्रेन के इस पार्ट की वजह से है। ठीक है? एंड टू रिमेंबर द पास्ट, अगर हम कोई पास्ट को याद कर पा रहे हैं तो वो भी इसी की वजह से है। प्लान फॉर द फ्यूचर, हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस दिन यहां घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे वगैरह वगैरह, तो बिकॉज ऑफ सेरेब्रम। जो भविष्य में आप इमेजिनेशन कर पाते हैं वो भी इसकी वजह से है। एंड इमेजिन थिंग्स दैट हैव नेवर एग्जिस्टेड, और जो आप चीजें कई बार इमेजिन करते हो जो कभी हुई नहीं होती है, कि यार ऐसा ना होकर के ऐसा, मतलब है ना, जो चीज कभी घटी नहीं होती उसको भी हम सोच रहे होते हैं, वो भी इसकी वजह से ही पॉसिबल है। तो ओवरऑल यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में जो हमारी दुनिया आसपास रंगीन है। क्यों रंगीन है? क्योंकि हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को देख पा रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को सीख पा रहे हैं, क्योंकि हम लर्न कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम इमेजिन कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है इमेजिनेशन, वो इस सेरेब्रम की वजह से ही है। ठीक है? अच्छा, द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कोर्टेक्स, जिसे हम आउटर सेरेब्रल कोर्टेक्स कहते हैं। अब इसके भी 2 भाग कर दिए गए हैं। एक बाहरी भाग जिसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं। तो कोर्टेक्स मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा, एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, जैसे किडनी, अगर आपने क्लास 11 में पढ़ रखी है, 9th में पढ़ रखी है, तो किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। तो किडनी क्या, किसी भी ऑर्गन का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग कोर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर का भाग होता है उसको मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। याद आ गया होगा। खैर चलो, इनको नहीं याद आया कोई बात नहीं। कोर्टेक्स का मतलब होता है एक तरह से परत होती है बाहर की, उसको कोर्टेक्स बोल दिया जाता है। एक भाषा है अपनी उसके तहत। तो यहां पर हम लोगों ने इसके क्या पार्ट डिवाइड कर दिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बाहर का हिस्सा है एक तरह से, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कोर्टेक्स बोल देते हैं एक तरह से, या कह लो कि ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम क्या बोल देंगे? कोर्टेक्स बोल देंगे, और अंदर वाले को यहां पे मेडुला नहीं बोला गया है। ठीक है? ये बाहरी हिस्सा है तो सेरेब्रल कोर्टेक्स का नाम दिया गया है। ठीक, तो आउटर सेरेब्रल कोर्टेक्स, और उसके अलावा एन इंटरनल रीजन, उसके अलावा इसके अंदर एक हिस्सा होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल व्हाइट मैटर। ठीक है? अंदर का जो पार्ट होता है वो व्हाइट मैटर। अब ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ध्यान से, एंड ग्रे मैटर न्यूक्लियाई, और क्या होता है? ग्रे मैटर न्यूक्लियाई होते हैं डीप विद इन द व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर के अंदर क्या होते हैं? डीप विद इन द व्हाइट मैटर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं।
इसके अंदर। न्यूक्लियाई मेरे ख्याल से बेसल न्यूक्लियाई क्या होता है, ये न्यूक्लियाई कुछ और नहीं है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं। तो उम्मीद है बेसल न्यूक्लियाई टर्म आपको क्लियर होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। न्यूरॉन्स का एक ग्रुप होता है। ओके, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा बेसल न्यूक्लियाई वो लोग पुराना लेक्चर ध्यान से देखें। हम यहां पर अब एक चीज क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे से। बच्चा बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर ये व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर क्या है, ये बड़ा कंफ्यूज रहा है बचपन से, क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो यहां पे एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी। ये देखो फ्रंटल सेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का अगर हम पार्ट देखेंगे तो ब्रेन में बाहरी हिस्सा कैसा है, बाहर का वो ग्रे है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में अंदर का हिस्सा ग्रे है, इसमें अंदर का हिस्सा व्हाइट है, ठीक है। और यहां पर जो बाहर का हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड में वो व्हाइट है, यानी कि ब्रेन में बाहर ग्रे अंदर व्हाइट, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे बाहर व्हाइट, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब ये ग्रे व्हाइट क्या हो रहा है, कलर का क्या सीन है यहां पर, उसको भी हम समझेंगे डिटेल में, थोड़ी सी तसल्ली करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई। तो ग्रे और व्हाइट मैटर को समझना बहुत जरूरी है। बेसल न्यूक्लियाई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ व्हाइट मैटर क्या होते हैं, आओ देखें। तो व्हाइट मैटर इज द कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन। फटाफट बताओ किसको नहीं पता माइलिनेटेड एक्सॉन। तो मैंने क्या कहा था, पुरानी चीज याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो अब पहले तो आपको क्या पता हो, न्यूरॉन पता हो। न्यूरॉन की दो वैरायटी होती है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 मैंने पहले पढ़ने के लिए बोल दिया था ना, चैप्टर नंबर 3 जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर था, पढ़ा नहीं पढ़ा, पछताओ अब, बेसिक टर्म क्लियर नहीं होंगे। तो बेटा इनको अपने डिटेल में तो यहां नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि डिटेल जानने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा। पहले ही बोला था मैंने कि पढ़ के रखो, अब पढ़ लिया है तो वेरी गुड, आ जाओ साथ में। तो न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं, एक माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। क्लियर होगी बातें, याद आ गया, गुड। जिन बच्चों को याद नहीं आया बेटा प्लीज पॉज कर लो और ये टर्म्स अच्छे से क्लियर कर लो, तब आगे बढ़ो, ठीक है ना। जिनको क्लियर हो गया वो लोग बात को यहां समझें। तो जो व्हाइट मैटर होता है उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं, ये आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सर व्हाइट और माइलिनेटेड, तो W ऐसा होता है और M ऐसा होता है, तो याद रखेंगे व्हाइट माइलिनेटेड, हो गया याद, ठीक है। ये आपका MCQ भी है कि व्हाइट के अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं। द व्हाइटिश कलर ऑफ माइलिन, अब जो माइलिन की परत होती है, जिन बच्चों को याद है एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन की परत पाई जाती है वो जो व्हाइट कलर की होती है, गिव्स व्हाइट मैटर इट्स नेम। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर ढेर सारे एक्सॉन है, ढेर सारे एक्सॉन्स, यानी कि हम तो देखा था ना बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो यहां पर हेड होगा, जैसे मान लो यहां पर हेड है, यहां एक्सॉन होगा, यहां पर हेड होगा, यहां एक्सॉन होगा, यहां पर हेड होगा, यहां पे एक्सॉन होगा। तो इस टाइप से बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उनके सर तो यहां किनारे पर हैं, लेकिन यहां बीच में क्या है, एक्सॉन्स हैं, जिसकी वजह से बीच में ये कैसा है, हमको व्हाइट अपीयर होता है। क्लियर हो गया, और कुछ है नहीं। पूरा न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स को अगर हम क्या मान लें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें एक धागा, ठीक है ना। तो पूरा धागे का ताना बुना होता है, पूरे धागे ऐसे फैले रहते हैं, पूरे में बुना हुआ, जैसे मतलब ऊन का गुच्छा टाइप का रहता है ये, ठीक है, न्यूरॉन्स का ही बना हुआ है पूरा। नाउ ग्रे मैटर क्या है, तो व्हाइट मैटर क्लियर, डन। चलो, द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंटेन न्यूरोनल सेल बॉडी। अब किसको नहीं पता न्यूरोनल सेल बॉडी, जिसको न्यूरॉन्स का पता होगा वो सेल बॉडी जानता होगा, वो डेंड्राइट्स जानता होगा, वो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन यानी कि एक्सॉन समझता होगा, एक्सॉन टर्मिनल समझता होगा, जो आखिरी में जाकर के एक्सॉन के इस टाइप से रहते हैं, है ना, ये ऊपर एक्सॉन की बॉडी हो गई, ठीक है। ओके, न्यूरोग्लिया सेल्स जो उसके सपोर्टिंग हेल्पिंग सेल्स होते हैं उनके बारे में जानता होगा, ठीक है। वापस पढ़ते हैं। तो ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंटेन्स सेल बॉडी, न्यूरॉन ना लिखो कोई बात नहीं, यानी न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, उसके डेंड्राइट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स, जिनके ऊपर परत नहीं पाई जाती है ना, ये बिना परत वाला हो गया, परत वाले के ऊपर ऐसे ऐसे करके परत पाई जाती है, बिना माइलिन शीट वाला एक्सॉन, एक्सॉन्स के टर्मिनल्स एंड न्यूरोग्लिया, ये सब चीजें ग्रे मैटर में पाई जाती हैं। इट अपीयर ग्रेइश, ये ग्रेइश क्यों अपीयर होता है, बिकॉज रेदर देन व्हाइट, बिकॉज द निसल्स बॉडी, यहां पर निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, याद आ रहा है, ठीक है, निसल्स बॉडी पाई जाती है, इम्पार्ट
ग्रे कलर एंड देयर इज लिटल और नो माइलिन इन दिस एरिया। माइलिन शीट अगर है भी तो ना के बराबर है, और निसल जो बॉडी है या निसल ग्रैन्यूल्स हैं वो इनको ग्रे कलर प्रोवाइड करवा रही हैं। तो कहानी क्लियर हो गई। तो आफ्टर ऑल कहानी क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊन का गुच्छा है एक ब्रेन, जहां पर इस टाइप की ऊन पाई जाती है। माइलिनेटेड ऊन मतलब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, वो हिस्सा व्हाइट दिखता है माइलिन की वजह से। जहां पर ये सब चीजें पाई जाती हैं, डेंड्राइट्स हैं, निसल बॉडीज है, वो हिस्सा हमको ग्रे दिखाई पड़ता है। तो अब मत कहना कि सर ग्रे मैटर नहीं पता और व्हाइट मैटर नहीं पता। मैटर का वर्ड एक्चुअली मदर से आता है, ठीक है। तो यानी कि मदर मतलब जो एक तरह से थोड़ा सा अलग इसका कॉन्सेप्ट है, वर्ड कहां से लिया गया है तो हम क्रोनोलॉजी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना समझो, ये एक नाम दे दिया गया ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ठीक है। व्हाइट मैटर किस हिस्से को कहा गया है, और ब्रेन में वो अंदर की तरफ होता है और स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ होता है। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी। अच्छा एक याद हो गया ना, व्हाइट माइलिन है तो जो ग्रे है वो कैसा हो जाएगा, नॉन माइलिनेटेड आ जाएगा, यहां पर अनमाइलिनेटेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाइट MW ऐसे याद कर लेंगे आप, एक ऐसा है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन बोथ व्हाइट एंड ग्रे मैटर। ब्लड वेसल्स दोनों में मौजूद होती है, यानी कि अंदर तक ब्लड वेसल्स तो रहेंगी, बिना ब्लड वेसल के काम ही नहीं होने वाला। ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स से कहां से जाएगा, ठीक है। इन द स्पाइनल कॉर्ड द व्हाइट मैटर सराउंड्स एन इनर कोर ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। व्हाइट मैटर सराउंड करता है, घेरता है इनर कोर ऑफ ग्रे मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा हो गया, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। In the spinal cord, the white matter surrounds an inner core of gray matter and is shaped like a butterfly. This is your MCQ. ठीक है, कैसा शेप है इसका देख सकते हैं हम लोग, बटरफ्लाई की तरह शेप है इसका, है ना, बटरफ्लाई की तरह है। और द लेटर H, या फिर हम कह सकते हैं ये लेटर H की तरह है, ठीक है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ऐसे ऐसे कट कर दें अगर तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। क्लियर है। तो बात क्लियर होगी, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर क्लियर हो गया, बटरफ्लाई शेप क्लियर हो गया, एच शेप क्लियर हो गया। ध्यान दे, ब्रेन में ग्रे बाहर है व्हाइट अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे अंदर है व्हाइट बाहर है। अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स का, कि उल्टा हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं सेरेब्रम की एनाटॉमी पे चलते हैं। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरेब्रल कोर्टेक्स, यानी कि जो बाहरी हिस्सा है। तो द सेरेब्रल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स मतलब रिंड और बार्क। बार्क क्या होता है, पेड़ की ऊपर की जो छाल होती है, मैंने बताया था, इसीलिए इसका नाम कोर्टेक्स पड़ जाता है। इज अ रीजन ऑफ ग्रे मैटर। तो दिस इज योर MCQ। जो कोर्टेक्स है वो कैसा है, ग्रे है कि व्हाइट है। तो ब्रेन का जो कोर्टेक्स है वो कैसा होता है, ग्रे कलर का है। दिस इज योर MCQ। क्लियर। That forms the outer rim of the cerebrum. रिम पता है ना, जो सबसे भारी भाग होता है, साइकिल का पहिया होता है, उसको भी हम रिम बोल देते हैं। याद आ रहा है, तो बेसिक इंग्लिश है, बाहरी हिस्से को रिम बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। रिम ऑफ सेरेब्रम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, व्हेन ब्रेन साइज इंक्रीज रैपिडली, तो ब्रेन का साइज बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है, ठीक है। इतनी तेजी से बढ़ता है कि द ग्रे मैटर ऑफ द कोर्टेक्स इनलार्ज मच फास्टर। जो ग्रे मैटर है ना वो बड़ी तेजी से बढ़ता है देन द डीपर व्हाइट मैटर। तो होता क्या है, जो बाहर का हिस्सा है, मान लो शुरुआत में ब्रेन ऐसा था, ठीक है, इस टाइप से। अब जो ये वाला हिस्सा है ना, ये तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो अंदर वाला हिस्सा है, थोड़ी देख ले, अंदर वाले हिस्से का कलर चेंज कर लेते, ठीक, ये अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो सपोज अगले स्टेप में थोड़ा सा ही बढ़ा है इतना, लेकिन जो बाहर वाला हिस्सा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तादाद से ज्यादा बढ़ गया है। तो जगह तो है नहीं, तो वो क्या फोल्ड होना स्टार्ट करता है। अब अंदर वाला हिस्सा समय के साथ, अंदर वाला हिस्सा थोड़ा और बढ़ता है भैया, वो थोड़ा सा और बढ़ गया, लेकिन जो बाहर वाला हिस्सा है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो कहां जाए, तो बाहर वाला हिस्से को जगह तो मिलती नहीं है, तो वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है। वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। बाहर वाला हिस्सा बड़ी तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि भैया सारा काम तो वही कर रहा है ना, तो उसको जगह तो मिलती नहीं, तो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है वो। क्लियर है बातें। तो बस वही बात यहां पे बताई गई है जिसको कि मैं समझाना चाहता था। इसी की वजह से दिमाग में हमको फोल्डिंग्स नजर आती हैं।
सेरेब्रम के अंदर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट व्हेन ब्रेन साइज इंक्रीजेस रैपिडली, जब ब्रेन का साइज बड़ी तेजी से ग्रो करता है, द ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्टेक्स इनलार्जेस मच फास्टर, जो ग्रे मैटर है वो बड़ी तेजी से बढ़ता है देन द डीपर व्हाइट मैटर, देन द डीपर व्हाइट मैटर। डीपर व्हाइट मैटर के कंपैरिजन में जो अंदर का व्हाइट मैटर है उसके कंपैरिजन में जो ऊपर का ग्रे मैटर है वो बड़ी तेजी से बढ़ता है। एज अ रिजल्ट द कोर्टिकल रीजन रोल्स एंड फोल्ड्स, जो बाहर का हिस्सा होता है वो रोल हो जाता है, अंदर की तरफ रोल हो गया और फोल्ड हो जाता है। द फोल्ड्स आर कॉल्ड गायरी। अब जो ये फोल्ड है ना, ये एक फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, ये तीसरा फोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गायरी बोलते हैं। इक्वल टू सर्कल, यानी कि सर्कुलर है, सर्कल बनते जा रहे हैं। सिंगुलर इसको गायरस कहते हैं, या इसको हम लोग कॉन्वोल्यूशंस भी कहते हैं। ये वर्ड याद रखेंगे बेटा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एमसीक्यू बेटा ध्यान रखें, आपका बेसिक एग्जिट एग्जाम में एचएपी नहीं है, लेकिन आपकी पूरी जो फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां पर बेसिक एचएपी का इस्तेमाल होता है, तो टर्म्स आने जरूरी होते हैं। गायरी क्लियर हो गया, किस तरह से ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ और क्यों ये फोल्ड पड़ गए, ये बात समझ में आ गई? ओके गुड, सुन लिया मैंने तुम्हारा, तुम लोग यस बोलते सुन लेता हूं मैं ठीक है, मेरे को सुनाई पड़ता है, मेरे को है ना, तुम्हारी बातें सुनता हूं मैं। ध्यान दो यहाँ पे, चलो इधर आ जाओ। तो ये देखो वही चीज बताई मैंने, जब बड़ा होता है तो ये अंदर फोल्ड्स पड़ जाते हैं इस टाइप के, है ना। तो यहाँ पे हमें चीजों को समझना है, टर्म्स और अच्छे से डिटेल में देखें थोड़ा सा। तो ये देखो, ये जो फोल्ड पड़ रहे हैं, ये फोल्ड, ये आया फोल्ड, ठीक है, फिर ये आया फोल्ड, इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? गायरस, ठीक है। उसके बाद जो ये छोटे 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 गैप्स आते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो गैप हैं, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्कस। बात समझ में आ गई? ये बाहर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया। जो ये बहुत अंदर तक कट चला जाता है, इसको हम फिशर कहते हैं, जो लगभग लगभग पूरा पूरा अंदर तक एक कट चला जा रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर कहते हैं। तो गायरस क्या है, सल्कस क्या है और फिशर क्या है? बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है। फिर से, ये जो फोल्डिंग है, कलर चेंज कर ले, ये जो फोल्डिंग है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? गायरस। छोटे छोटे जो कट हैं, जो छोटी छोटी फोल्डिंग है, ये अंदर चला गया, ठीक है, छोटे छोटे वाले। तो छोटे छोटे जो कट है ये, इनको हम लोग क्या कहते हैं? सल्कस। ये जो बहुत गहरा सा कट है, इसको क्या कहते हैं? फिशर। फिशर मतलब एक तरह कट हो गया पूरा वो, ठीक है ना। अब बात को समझते हैं। एक ये लंबा लंबा फिशर, फिशर बोलेंगे मतलब पूरी गहराई तक, इतनी गहराई तक गया है कि ये इसको दो भागों में काट देता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बीच का एक कट होता है, काफी गहराई तक होता है, इतना गहरा फोल्ड होता है, वो अंदर तक चला जाता है, तो इसके दो भाग से बन से जाते हैं इस तरीके से। तो इसकी वजह से इसके दो लोब, दो हिस्से हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट। कितने हिस्से हो जाते हैं? लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रही है? ये जो पूरा लंबा सा कट गया है, इस कट की वजह से पूरा अंदर गहराई तक चला जाता है, इसकी वजह से इसके दो हिस्से हो जाते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। क्लियर है बातें? ठीक है ना। फिर आगे कुछ और बातें देखें जब चीजें आएंगी, जो पार्ट आएंगे। तो फिलहाल गायरस, सल्कस और फिशर, और फिशर की वजह से जो हमारा सेरेब्रम है वो दो हिस्सों में कट गया है, लेफ्ट और राइट में। क्लियर? आगे आते हैं। जो कह रहा है द डीपेस्ट, सबसे गहरा ग्रूव, मतलब जो गड्ढा है बिटवीन द फोल्ड्स, फोल्ड्स के बीच में, आर नोन एज फिशर्स। जो सबसे गहरा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर कहते हैं। जो सबसे गहरा है उसको फिशर कहते हैं। द शैलोअर, जो शैलोअर हल्का गहरा है, बिटवीन द फोल्ड्स, फोल्ड्स के बीच में, टर्म्ड एज सल्काई या सल्कस, ठीक है। इक्वल टू ग्रूव्स, सिंगुलर सल्कस कहते हैं, प्लूरल सल्काई कहते हैं। क्लियर हो गया? द मोस्ट प्रोमिनेंट फिशर, प्रोमिनेंट मतलब सबसे गहरा, जो एकदम अलग से दिखाई पड़ता है, इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल लंबा लंबा, ये सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा वाला है। ये सेपरेट द सेरेब्रम, ये सेरेब्रम को दो भागों में बांट देता है, इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। तो बेटा देखो टर्मिनोलॉजी यहां पे बेसिक क्लियर कर रहा हूं मैं, ये एनाटॉमी भी चल रही है हमारी।
सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्यों लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आ गया, क्यों ये फिशर का कॉन्सेप्ट आया है, सारे नाम है, ठीक है। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड इंटरनली। अब जो ये कट लग के अंदर से ऐसे हो गए ना, तो ये अंदर से मैं बताता हूं, जैसे कि मान लो ये एक ये इस टाइप से है, ठीक है ना, और फिर ये इस टाइप से ये है, तो ये ब्रेन है ये, तो एक ये बीच का कट हो गया ना ये इस टाइप से, तो ये दोनों अंदर से कनेक्टेड भी रहते हैं इस टाइप से, जो अंदर से कनेक्टेड होते हैं ये, ठीक है। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड इंटरनली बाय कॉर्पस कैलोसम। दिस इज योर अगेन एमसीक्यू कि बताओ भैया दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में किस चीज से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस मतलब बॉडी, कैलोसम मतलब हार्ड, एक हार्ड तरह की हार्ड बॉडी होती है। तो अगर हम यहां से गौर से देखें तो ये देखो एक कट लगा हुआ है, ये नीचे कनेक्शन है, ये ठीक है जुड़ा हुआ है। इसको कट मार के अगर ऐसे देखें साइड से तो कॉर्पस कैलोसम इस तरह से रहता है, इस तरह से, मतलब ये हाफ पार्ट है, एक और हाफ पार्ट जहां जोड़ देंगे तो कॉर्पस कैलोसम देखो पूरा लंबा लंबा है, पूरा नीचे से पूरे इधर वाले मतलब ऐसे ऐसे मान ले छत, तो इस तरह से पूरा ये इधर की छत को इधर की छत से कनेक्ट कर रहा है, ये जरूरी भी है, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम याद रहेगा, ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है। अच्छा, ये अगर चीजें नहीं पढ़नी तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अ ब्रॉड बैंड ऑफ व्हाइट मैटर, कॉर्पस कैलोसम होता क्या है, एक ब्रॉड बैंड, एक तरह का चौड़ा पट्टी होती है सफेद मैटर की। सफेद मैटर क्या होता है, फटाफट कमेंट करो, याद है तो, ठीक है। और आगे आते हैं ना, माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है, कंटेनिंग एक्सॉन्स दैट एक्सटेंड बिटवीन द हेमिस्फीयर। तो ये ब्रॉड बैंड ऑफ व्हाइट मैटर होता है जिसमें एक्सॉन्स का होता है, यानी कि एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में सिग्नल लेके जाने के लिए एक्सॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे एक्सॉन से मिलकर के एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको कि हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, चीजें आएंगी, टर्म्स आएंगे बेटा बहुत सारे, बिल्कुल एकदम फोकस देके यहां पढ़ना है, ठीक है। जहां पे लगे कि हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो वहां पे आप लोग एक काम कर सकते हैं। और क्या काम करना है, पॉज करेंगे वीडियो को और फिर से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, वहीं पॉज कर लेना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। आगे आते हैं, ओके। तो पहला पार्ट हमारा देखो, फिर से थोड़ा बैक करके बताऊं मैं, हम लोग एनाटॉमी स्टार्ट किया था, कोर्टेक्स के बारे में पढ़ा अभी, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कोर्टेक्स है उसमें बहुत सारे क्या है, सल्कस है, फिशर है। एक फिशर ने तो दो में बांट दिया, फिर बाद बाकी सल्कस होते हैं। क्या होते हैं ये सल्कस, एक सल्कस ये है जिसे सेंट्रल सल्कस कह रहे हैं, ठीक है। ये सल्कस क्या करते हैं, इसको फर्दर और डिवाइड कर देते हैं। ये फ्रंटल, ये वाला पार्ट फ्रंटल कहलाता है, ये वाला पार्ट पैराइटल कहलाता है, पीछे वाला पार्ट ऑसिपिटल कहलाता है, ठीक है ना। तो इस सल्कस की वजह से इनके और हिस्से हमको, और हिस्सों में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं सल्कस के अकॉर्डिंग, सल्कस के अकॉर्डिंग। और ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो हमारा स्कल है उसके नीचे आता है, फ्रंटल बोन होती है, पैराइटल बोन होती है, ऑसिपिटल बोन होती है, उसके नीचे वाला हिस्सा आता है तो उसको ऑसिपिटल लोब बोल दिया। ये हिस्सा पैराइटल के नीचे आता है तो पैराइटल लोब बोल दिया, ये हिस्सा फ्रंटल बोन के नीचे आता है तो फ्रंटल लोब बोल दिया, ठीक है। सल्कस के हिसाब से डिवाइड कर दिया और किस बोन के नीचे वो हिस्सा आ रहा है उसके हिसाब से उसका नाम दे दिया। क्लियर है। अब ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल कुछ बच्चों के दिमाग से स्किप कर रहा होगा, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके एक बार आप ऐसे सिस्टम को देख सकते हो, ठीक है। लोब्स ऑफ सेरेब्रम, तो लोब्स आने की एक तरह से उसके पार्ट्स, लोब्स मतलब उसके पार्ट्स। ईच सेरेब्रम, सेरेब्रल नॉट सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ध्यान रखना बेटा, सेरेब्रल और सेरेब्रम, एक ब्रम भी आएगा आगे, एक सेरेब्रम एक सेरेब्रम है और एक सेरेबेलम है, सेरेबेलम। तो बेलम और ब्रम दोनों अलग अलग हैं। अभी हम लोग इसको ब्रल पढ़ लो चाहे ब्रम पढ़ लो, एक ही बात है, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम पड़ता है वो पड़ता है सेरेबेलर। जैसे अभी हम यहां क्या बोलते थे, सेरेब्रम हेमिस्फीयर या सेरेबेलर हेमिस्फीयर, तो वहां पे जब पार्ट पढ़ेंगे तो सेरेबेलर करके नाम आएगा, पीछे छोटे ब्रेन की बात आएगी। तो ध्यान रखना, बेलर या बेलम और ये ब्रम, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है इसमें। अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है, वही मैंने कहा, जो हेमिस्फीयर है उसको हम और डिवाइड कर सकते हैं इनटू सेवरल लोब्स, कई सारे पार्ट्स में, लोब्स में। द लोब्स आर नेम्ड आफ्टर द बोन
डेट कवर देम, नाम उसके हिसाब से दे दिया गया है जिस बोन ने उसको जहां पे कवर किया हुआ है। तो कौन कौन सी बोन है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। ठीक है, फ्रंट वाले के लिए फ्रंटल आ गया, इसके लिए पैराइटल आ गया, पीछे वाले के लिए ऑसिपिटल आ गया, और कौन सी बची? टेम्पोरल। ये साइड में जो होती है यहां पर, उसके लिए क्या आ गया? टेम्पोरल आ गया। क्लियर है? इसके बीच में एक चीज होती है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? इंसुला कहते हैं, जो दिखती नहीं है। ये दिखा रखा मार्क करके, ये इसके अंदर जैसे पूरी कवरिंग है ना, तो बीच में कहीं पे सेट होती है। अब ये इंसुला क्या है बाद में समझेंगे, फिलहाल ये समझना कि इंसुला नाम की भी चीज एक पाई जाती है जिसको बाद में समझेंगे। तो फिलहाल लोब्स क्लियर हुए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल अकॉर्डिंग द नेम ऑफ बोन्स। बोन्स के नेम के हिसाब से ही हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के जो पार्ट्स थे उसके नाम दे दिए। क्लियर? आओ देखिए, द सेंट्रल सल्कस, ये आ गया अपने पास सेंट्रल सल्कस। कहां गया? दिस, टक 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 काट दिया इसने। ठीक है ना, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, तो बिल्कुल अलग नहीं होते, मतलब हम देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट जैसे दिखाई पड़ते हैं। द सेंट्रल सल्कस सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब। अब ये आपको ध्यान रखना है, फ्रंटल और पैराइटल को कौन सा पार्ट का अलग, कौन सा सल्कस अलग कर रहा है? सेंट्रल सल्कस। लैटरल सेरेब्रल सल्कस या फिशर कह लो, सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। अब फ्रंटल और टेम्पोरल को ये अलग कर रहा है। द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस ये पैराइटल और ऑसिपिटल को अलग कर रहा है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन सा सल्कस किसको अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ये नाम है इसके। क्लियर होगी? तो एनाटॉमी में तो देना पड़ेगा हमको ये। अब फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, ध्यान दें, एक पांचवा हिस्सा भी होता है, द इंसुला, जिसको हम इंसुला कहते हैं। कैनॉट बी सीन एट द सर्फेस ऑफ द ब्रेन। उसको हम ब्रेन के सरफेस पे ऐसे रख के देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ होता है। बिकॉज इट लाइज विद इन द लैटरल सेरेब्रल सल्कस। जो लैटरल सेरेब्रल सल्कस होता है, ठीक है, इसके ही अंदर की तरफ होता है ये, तो ऊपर से नहीं देख सकते हम लोग। ठीक है, तो इसका पांचवा हिस्सा, चार इसके ऊपर के हिस्से दिख रहे हैं और पांचवा हिस्सा जो दिखता नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुला। क्लियर होगी बातें? आगे आते हैं। तो ये यहां पे थोड़ा सा दिखा रखा है मैंने, लैटरल व्यू, सैजिटल व्यू। सैजिटल वर्ड याद होगा, ठीक है, बीच में से कट करके जो दिखाते हैं हम लोग। तो जस्ट व्यू दिखाने के लिए आपको ये डायग्राम डालें और कोई पर्पस नहीं है इसका, डायग्राम नहीं बनाना ये। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सेरेब्रल वाइड मैटर। हमने क्या क्या पढ़ लिया? कोर्टेक्स पढ़ लिया, ठीक है, लोब्स पढ़ लिए, सेरेब्रल कोर्टेक्स पढ़ा, लोब्स पढ़ लिए। वीडियो पॉज करके देख ले एक बार हमने क्या क्या देख लिया। मैंने इसलिए कहा तो कॉपी पेन लेके बैठे कि ब्रेन ऑफ पार्ट्स से हमने ये पढ़ा, इसके अंदर हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग बनाते चले तो एक दिमाग में पिक्चर सेट होती चलेगी। क्लियर है? आ जाओ। नाउ सेरेब्रल व्हाइट मैटर। अब जो उसके अंदर व्हाइट मैटर होता है उसको थोड़ा सा हमको समझना है कि है क्या चीज ये। अब हमको व्हाइट मैटर तो पता है कि न्यूरॉन्स होते हैं, थोड़ा सा उसका इमेजिनेशन करवाना है बस। The cerebral white matter consists primarily of myelinated axon in three types of tract. Tract मतलब रास्ता। देखो ये वर्ड भी बार बार आएगा, tract, tract, tract मतलब रास्ता। किसका रास्ता? न्यूरॉन्स। जिस रास्ते से न्यूरॉन गुजरते हैं, न्यूरॉन्स का पूरा बंडल गुजरता है, उसको हम ट्रैक्ट बोल देते हैं। सिंपल भाषा में समझें, पूरा का पूरे न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स जब गुजरते हैं किसी रास्ते से, उसे ट्रैक्ट बोल देते हैं। अब जहां ध्यान से देखो जरा, ये पूरा ब्रेन है, इसको समझना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। अब आप कहोगे ये कैसा ब्रेन है, लंबा 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 नहीं है, इसको खोल, मतलब ब्रेन तो इतना ही है। अब जैसे सपोज, मतलब ब्रेन तो भाई हमारे पास इतना ही है, ठीक है, कोई न्यूरॉन है, मान लो मैं इस न्यूरॉन को ऐसे करके ऐसे करके दिखाना चाहता हूं, तो मैंने इसकी ना कई सारी लेयर में क्या किया है, जो पिक्चर है, मैंने नहीं, जिसने पिक्चर बनाई है उसने इसको कई सारी लेयर्स में इतना इतना करके 1 2 3 4 एक लेयर अलग की रही, इस लेयर को अलग, एक लेयर ऊपर, फिर नीचे वाली लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, अलग अलग लेयर में कर दिया, जिससे कि इस ब्रेन को, इसी को अगर मैं क्या करूं, एक लेयर यहां बना दूं, एक लेयर यहां बनाऊं, एक लेयर यहां बनाऊं, एक लेयर यहां बनाऊं, तो हो गया ना ब्रेन ऐसे लंबा सा। तो वो है ये इमेजिनेशन हुआ, ठीक है ना। तो देखो यहां पे क्या दिखा रखा है, जहां जहां पर हम सबको पता है न्यूरॉन्स के जो हेड होते हैं, ठीक है, देखो जहां जहां पर उसका वो जा रहा है एकदम सर, कहां पे, ये कैसा है, ग्रे मैटर है हमारे पास, कैसा है, ग्रे मैटर है। तो न्यूरॉन्स की क्या है, ये एंडिंग्स है, यहां पर क्लियर हो रही है, स्टार्ट जो एंडिंग वाले पार्ट है, फिर वहां से न्यूरॉन्स के बहुत सारे न्यूरॉन्स से निकले हुए हैं, ठीक है,
फिर जहां पर इनका एक तरह से कह लो कि नट बोल्ट टाइप का समझ लो, जैसे नट का एकदम बंचिंग की जाती है तो सेरेब्रल पेडंकल कह दिया। फिर वहां से ये बीच का मिड ब्रेन है, फिर वहां से पूरे न्यूरॉन्स आ रहे हैं, फिर ये मेडुला है, मेडुला से होते हुए फिर ये यहां से होते हुए लैटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जब ये कोर्टिकोस्पाइनल या भी स्पाइनल कॉर्ड में आ गया है तो उसका रास्ता बन गया है और इस तरह से ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे समझना क्या था, एक तो वर्ड आ गया हमारे पास सेरेब्रल व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर होते क्या है, इसके अंदर मेनली माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं इन 3 टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट, और ये 3 तरीके के रास्तों में क्या होते हैं, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। आगे देखते हैं, ये एक मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए समझाया कि ये देखो एक रास्ता ये रहा। ठीक है, तो पूरे पूरे बंडल्स होते हैं। तो कौन कौन से रास्ते हैं, एसोसिएशन ट्रैक्ट, कमिश्यूरल ट्रैक्ट और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। तो ये नाम दे दिए गए हैं न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के रास्तों को। न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के जो रास्ते हैं उनको ट्रैक्ट बोल के नाम दिया गया। ठीक है, तो एसोसिएशन ट्रैक्ट में क्या है, कंटेन एक्सॉन्स, इसके अंदर एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, दैट कंडक्ट नर्व इंपल्स बिटवीन गायरी इन द सेम हेमिस्फीयर। एक गायरी से दूसरे गायरी में क्या कर रहा है, एक तरह से सिग्नल पहुंचाने का काम कर रहा है या कनेक्शन का काम कर रहा है। कमिश्यूरल ट्रैक्ट तो एसोसिएशन हो गया। कंटेन एक्सॉन दैट कंडक्ट नर्व इंपल्स फ्रॉम गायरी इन वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू करस्पॉन्डिंग गायरी इन द अदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि अगर हम बात करें तो कमिश्यूरल का मतलब क्या हो गया, कमिश्यूरल का मतलब हो गया कि जैसे कि मान लो बीच का मेन हो गया कट, ये कट बीच का मेन हो गया, तो देखो हम जरा गौर से देखें, ये और ये सेम है, ये वाला और ये वाला कोटेक्स सेम है। तो यहां से यहां ले जाने के लिए जो न्यूरॉन लगता है उसको हम लोग कहते हैं कमिश्यूरल। तो पूरा अपने रास्ते से जाता है, जैसे मैंने डायरेक्ट दिखा दिया यहां पर। तो कमिश्यूरल क्या है, कंटेन एक्सॉन दैट कंडक्ट नर्व इंपल्स, जो कि नर्व इंपल्स यानी कि मैसेज लेके जाता है फ्रॉम गायरी इन वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर से टू करस्पॉन्डिंग गायरी, उसी का अपोजिट जस्ट दूसरा जो सेम उसी तरीके का है उसके पास इन अदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया बातें। तो इनकी वजह से जो रास्ता बनता है एक ट्रैक्ट बन जाएगा, उसको हम लोग कमिश्यूरल ट्रैक्ट कहते हैं। 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ कमिश्यूरल ट्रैक्ट्स आर द कॉर्पस कैलोसम। 3 इंपॉर्टेंट, 3 ऐसे ग्रुप मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉर्पस कैलोसम बनाते हैं। 3 कमिश्यूरल ट्रैक्ट के ग्रुप मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉर्पस कैलोसम। द लार्जेस्ट फाइबर बंडल, ये सबसे बड़ा फाइबर का बंडल होता है इन द ब्रेन में, कंटेनिंग अबाउट 300 मिलियन फाइबर्स। तो बेटा देखो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा आप लोगों को, कहां चलेगा, एकदम से कहीं नहीं चलेगा भाई। पूरे ब्रेन में भी तो आपस में सिग्नल लिंक भेजनी है। तो ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जब सिग्नल जाता है तो पूरा पूरा बंडल के बंडल चलते हैं न्यूरॉन्स के। ठीक है, उसकी वजह से जो रास्ते तैयार हो जाते हैं और वही फिर व्हाइट और ग्रे मैटर की वजह, उसकी वजह से व्हाइट और ग्रे मैटर हो जाता है। ठीक है, तो उन रास्तों को ट्रैक्ट कहा गया है। तो एक एसोसिएशन ट्रैक्ट था, फिर कमिश्यूरल ट्रैक्ट था। जो कमिश्यूरल ट्रैक्ट होते हैं, रास्ते होते हैं, वही एक खास तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कमिश्यूरल ट्रैक्ट आर द कॉर्पस कैलोसम, एंटीरियर कमिश्यर और पोस्टीरियर कमिश्यर। तो जो 3 है उसमें से एक हमारा कॉर्पस कैलोसम है। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम, और एक को कमिश्यर कहते हैं, एक को पोस्टीरियर कमिश्यर कहते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। क्या है, प्रोजेक्शन ट्रैक्ट कंटेन एक्सॉन्स दैट कंडक्ट नर्व इंपल्सेस। प्रोजेक्शन ट्रैक्ट कंटेन एक्सॉन्स, एक एक्सॉन्स होते हैं इसके अंदर भी, जो कंडक्ट करता है नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेरेब्रम टू लोअर पार्ट ऑफ द सीएनएस। सेरेब्रम से नीचे की तरफ, यहां पर क्या क्या होता है, थैलेमस, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, यानी ऊपर से नीचे सिग्नल लाने के लिए जो एक्सॉन्स काम करते हैं उसको हम लोग प्रोजेक्शन ट्रैक्ट कहते हैं। और फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ सीएनएस टू द सेरेब्रम, या यहां से ऊपर ब्रेन के पास जो सिग्नल लेके जाएगा उसको हम लोग प्रोजेक्शन ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स के बंडल्स के जो रास्ते हैं उनको 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है, एसोसिएशन ट्रैक्ट, कमिश्यूरल ट्रैक्ट और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। और भी बारीकियां हैं, फिलहाल मोटा मोटा पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी मैसेज पहुंचाने होते हैं इधर से उधर, तो उसका ये सारा काम होता है। तो कौन करेंगे सारे काम, न्यूरॉन्स करते हैं। कौन करते हैं, न्यूरॉन्स। क्लियर है बातें।
थोड़ा सा चीजें अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा हम अलग लेवल चले गए हैं, बट बेटा ये ही जो एक्सॉन्स होते हैं, अच्छा जितने भी ये एक्सॉन्स पढ़े हमने, एसोसिएशन, कमीशन और प्रोजेक्शन, ये सबके सब कैसे थे? माइलिनेटेड। कैसे थे ये? माइलिनेटेड थे। तभी ये कैसा अपीयरेंस क्रिएट करते हैं? व्हाइट अपीयरेंस क्रिएट करते हैं ब्रेन के अंदर। क्लियर आई बातें? अब और अच्छे से क्लियर होगा। सेरेब्रल व्हाइट मैटर यानी कि ब्रेन के अंदर ही जो न्यूरॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, ब्रेन के अंदर ही, अभी बॉडी के बाहर निकले ही नहीं है। ठीक है ना? ओके, नाउ बेसल न्यूक्लियाई या बेसल गैंग्लिया। अच्छा, बेसल न्यूक्लियाई पहले नहीं हुआ है, बेसल न्यूक्लियाई यहां करेंगे हम लोग। यानी कि कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर बेसल न्यूक्लियाई तो हमने किया नहीं है, दिमाग पे नहीं रहा, मेरे को लगा शायद करवा दिया है। तो ये वाला पार्ट, ठीक है। डीप मैटर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लिया वाला पार्ट था, इसको मैंने कहा था बेसल न्यूक्लिया, मैंने बोल दिया था कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो शायद कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बेसल न्यूक्लिया तो कराया नहीं है, तो वो यही होना है। मेरे को शायद दिमाग में ऐसा था कि वो पहले हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, तो यहां से देखते हैं हम बेसल न्यूक्लियाई क्या है। ठीक है ना? तो बेसल न्यूक्लियाई टर्म भी क्लियर हो जाएगा, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर भी क्लियर हो गए। अब बेसल न्यूक्लियाई या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेसल गैंग्लिया कहते हैं। क्या है ये? डीप विद इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बीच में, डीप विद इन, बीच में कहीं गहराई में, आर 3 न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई से वर्ड आता है न्यूक्लियस, तो यहां पे एक्चुअली न्यूक्लियाई है क्या? मासेस ऑफ ग्रे मैटर। न्यूक्लियाई जब भी बोलेंगे तो मासेस ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि न्यूक्लियाई कुछ और नहीं है, न्यूरॉन्स हैं। कौन से? अनमाइलिनेटेड, जिनके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग नहीं है। फिर से, न्यूक्लियाई मासेस ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, न्यूक्लियाई इज इक्वल टू मासेस, मासेस मतलब बहुत सारे बंडल, ग्रुप ऑफ, बंच है ग्रे मैटर का, मासेस ऑफ ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर क्या होता है? एक्सॉन्स होते हैं अनमाइलिनेटेड। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, और ये एक्सॉन्स कैसे हैं? अनमाइलिनेटेड। क्लियर हुआ बातें? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा, कंफ्यूजिंग नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे टर्मिनोलॉजी है। जितनी अच्छी टर्मिनोलॉजी उतनी अच्छी आपकी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी नर्वस सिस्टम उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसल न्यूक्लियाई क्लियर हो गया। ओके, डीप विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर 3 न्यूक्लियाई, 3 होते हैं, दैट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज बेसल न्यूक्लियाई। बेस में पाए जाते हैं तो बेसल न्यूक्लियाई बोल देते हैं। हिस्टोरिकली बात करें यानी कि पास्ट की बात करें, दीज न्यूक्लियाई हैव बीन कॉल्ड बेसल गैंग्लिया। इसी को ही बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे कहते हैं सर बेसल गैंग्लिया क्या है, इसी को ही बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। हाउएवर दिस इज अ मिसनोमर। तो बेसल गैंग्लिया कहना एक गलत है, मिसनोमर है। क्यों? क्योंकि गैंग्लियन इज एन एग्रीगेट ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गैंग्लिया जो वर्ड है, जब हम देखेंगे अभी आगे आएंगे, इसमें पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेलिंग करेंगे, वहां गैंग्लिया वर्ड आएगा, गैंग्लिया को डिटेल में समझेंगे। तो ये गैंग्लिया क्या होता है? एग्रीगेट, यानी कि गुच्छा होता है किसका? सेल बॉडीज का, न्यूरॉन की सेल बॉडी का गुच्छा होता है। बट एक्चुअली यहां पे तो क्या पाए जा रहे हैं? एक्सॉन्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? एक्सॉन्स। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बेसल गैंग्लिया कहना सही नहीं है, बल्कि बेसल न्यूक्लियाई कहना ज्यादा अच्छा टर्म है। क्लियर हो गया? व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और बेसल न्यूक्लियाई। व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और बेसल न्यूक्लियाई। क्लियर हो गया टर्म? चलिए ठीक है, तो बेसल न्यूक्लियाई को थोड़ा सा और डिटेल में देखिए हम लोग क्या कह रहा है बेसल न्यूक्लियाई। तो बेसल न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो कह रहा है 2 ऑफ द 3 है ना यहां पर, ठीक, कितने हैं? 3। कितनी न्यूक्लियाई हैं? 3 न्यूक्लियाई हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ मासेस ऑफ ग्रे मैटर। अब ये कहां पर कैसे कैसे होती है उसको देखते हैं। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें सेरेब्रम का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी करना है, इसीलिए उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। 2 ऑफ द बेसल न्यूक्लियाई लाई साइड बाय साइड। 2 बेसल न्यूक्लियाई आजू बाजू में होते हैं, जस्ट लैटरल टू द थैलेमस। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये थैलेमस है, इसके बाजू में, ठीक है, ये साइड बाय साइड, एक ये है
और एक ये है, यानी ग्लोबस पैलिडस और प्यूटामेन, दो साइड बाय साइड है, एक ऊपर की तरफ है काउडेट न्यूक्लियस। तो इसको जस्ट अभी ऐसे याद करो, इमेजिनेशन थोड़ा सा इसका अभी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये मेरे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है, थैलेमस के बगल में दो साइड बाय साइड होती हैं और एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है। तो कह रहा है 2 ऑफ द बेसल न्यूक्लियाई लाई साइड बाय साइड जस्ट लैटरल टू द थैलेमस, थैलेमस के बगल में। दे आर द ग्लोबस पैलिडस, एक का नाम ग्लोबस पैलिडस है विच इज क्लोजर टू द थैलेमस, ये थैलेमस के पास होती है। एंड द प्यूटामेन, प्यूटामेन बाहर की तरफ है, ठीक है, विच इज क्लोजर टू द सेरेब्रल कोर्टेक्स, ये सेरेब्रल कोर्टेक्स के पास में होती है। टुगेदर द ग्लोबस पैलिडस प्यूटामेन आर रेफर्ड टू एज द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसको मिला करके हम लोग लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमको लेंस जैसा है ना, जैसे लेंस होता है इस टाइप से, लेंस जैसा अपीयर होता है एक, इसीलिए हम इसको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। किसको? ग्लोबस पैलिडस और प्यूटामेन को। तो बेसल न्यूक्लिया की वैरायटी, उसकी फर्दर नेम थोड़ा सा हमने कर लिया यहां पर। तीसरा जो है थर्ड, तीसरा जो है द थर्ड ऑफ द बेसल न्यूक्लिया इज द काउडेट न्यूक्लियस। कैसा है ये? काउडेट न्यूक्लियस, ठीक है। काउडेट न्यूक्लियस क्या है ये देख सकते हैं हम लोग, ऊपर की तरफ है। तो काउडेट न्यूक्लियस है, टेल कहते हैं इसको हम लोग। टुगेदर विद द काउडेट न्यूक्लियस टुगेदर द लेंटिफॉर्म एंड काउडेट न्यूक्लिया नोन एज कॉर्पस स्ट्राइटम। तो यानी कि इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉर्पस स्ट्राइटम बोल देते हैं। क्लियर होगी बातें? कुछ नेम थे एक्स्ट्रा से, ठीक है। नाउ अब बात कर लें कि बेसल न्यूक्लियाई जो है इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसल न्यूक्लिया का जो फंक्शन आएगा बेटा, वो कहीं ना कहीं हम लोग जब सेरेब्रम के फंक्शंस आएगा उसमें भी लिख सकते हैं। तो क्या क्या काम है आओ देखते हैं। बेसल न्यूक्लिया रिसीव इनपुट फ्रॉम द सेरेब्रल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से सिग्नल आता है न्यूक्लिया के पास, एंड प्रोवाइड आउटपुट टू द मोटर पार्ट्स ऑफ द कोर्टेक्स। तो उम्मीद है मोटर पार्ट ऑफ द कोर्टेक्स, अभी आपको ये थोड़ा सा चीजें कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। मोटर पार्ट, मोटर पार्ट मतलब जो मोटर न्यूरॉन्स के ले जा करके, यानी कि हमको पता है अच्छे से, एक हमारे पास क्या होती है? सेंसरी होती है, याद आ रहा है, एक हमारे पास मोटर होती है, ठीक है ना। तो यानी कि बेसल न्यूक्लिया क्या करेगा? रिसीव इनपुट फ्रॉम द सेरेब्रल कोर्टेक्स, यानी कि जो हमारे पास सेंसरी से सिग्नल आया होगा वहां से सिग्नल कहां जाएगा? बेसल न्यूक्लिया के पास। फिर बेसल न्यूक्लिया वापस से कहां भेज देगा सिग्नल? मोटर के पास, और मोटर फिर बॉडी के जिस पार्ट में सिग्नल देना होगा वहां पे सिग्नल चला जाता है मोटर की हेल्प से। ध्यान आ रहा है? मोटर न्यूक्लियाई, सॉरी मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। A major function of the basal nuclei is to help regulate initiation and termination of movements। जितने भी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, हिलना, डुलना, चलना, उसको शुरुआत करना और कंट्रोल करना, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द प्यूटामेन एंटिसिपेट्स बॉडी मूवमेंट्स। तो अगर प्यूटामेन याद ना रहे कोई बात नहीं, तो ऐसा लिख सकते हो, तो बेसल न्यूक्लियाई एंटिसिपेट बॉडी मूवमेंट, हमारा अगला मूवमेंट क्या होने वाला है उसको पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है, भांप लेता है वो, ठीक है। अब जैसे कि मैं चल रहा हूं तो मेरा अगला काम क्या होगा? अगला कदम रखना। अगर मान लो मैं गिर रहा हूं तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा? आगे हाथ लगाना। तो ये इसको पहले से ही क्या कर लेता है? एंटिसिपेट कर लेता है। एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द काउडेट न्यूक्लियस ऑकर प्रायर टू द आई मूवमेंट, ठीक है। आंखों के मूवमेंट्स होने से पहले जो एक्टिविटीज, मतलब कि सिग्नल्स कहां पहुंचते हैं हमारे पास? काउडेट न्यूक्लियस के पास पहुंचते हैं, और फिर हमारी आंखों के उस हिसाब से मूवमेंट्स होते हैं। The globus pallidus helps to regulate the muscle tone required for specific body movement। मसल की टोन, जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो मेरी मसल टोन यहां पे चाहिए, चल रहा हूं तो मसल टोन पैरों की चाहिए, तो ठीक है ना। जो बॉडी की स्पेसिफिक मूवमेंट है उसके हिसाब से जो टोन चाहिए उसको रेगुलेट कौन करता है? पैलिडस। तो तीनों का काम आ गया यहां पर। प्यूटामेन बॉडी के मूवमेंट्स, ठीक है, सारे के सारे हो गए, बॉडी के मूवमेंट्स की बात कर रहा है। और काउडेट आंखों के मूवमेंट्स, उनको एंटिसिपेट कर लेगा। देन पैलिडस क्या है? रेगुलेट करता है मसल टोन को, किस प्रकार की मसल टोन होनी चाहिए, टाइट, लूज, इस टाइप से, ठीक। नाउ द बेसल न्यूक्लियाई आल्सो कंट्रोल सबकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक आर्म स्विंग व्हाइल वॉकिंग एंड ट्रू लाफ्टर इन द रिस्पॉन्स टू ए जोक बोल रहा हूं। द बेसल न्यूक्लियाई आल्सो कंट्रोल सबकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स वो तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन
अचानक से वो कुछ एक्टिविटी करते हैं, हमारे स्केलेटल मसल जो हमारे कंट्रोल में है वो ना चाहते हुए भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आर्म स्विंग वाइल वॉकिंग। जब हम चल रहे हैं तो हमारा हाथ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उसको बैलेंसिंग करनी है। या अचानक कोई जोक सुन लेते हैं तो बहुत तेजी से हंसते हैं हम लोग, तो हमारी ये जो मसल्स हैं ये उस समय हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सबकॉन्शियस अपने आप हो रही है वो, ठीक है ना। तो ये भी बेसल न्यूक्लिया का काम है, सबकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, दे हेल्प इनिशिएट एंड टर्मिनेट सम कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब जो हम लोग थिंकिंग प्रोसेस होती है उनकी शुरुआत करते हैं और रोकते हैं। अटेंशन, मेमोरी एंड प्लानिंग एंड मे एक्ट विद द लिम्बिक सिस्टम टू रेगुलेट इमोशनल बिहेवियर। तो लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के ये हमारे इमोशनल बिहेवियर को भी कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। अब डिसऑर्डर सच एज पार्किंसन डिजीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया एंड क्रोनिक एंजाइटी आर थॉट टू बी इन्वॉल्व डिसफंक्शन ऑफ सर्किट बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई एंड द लिम्बिक सिस्टम। जब बेसल न्यूक्लियाई और लिम्बिक सिस्टम, अब मैं ये मत कहना सर लिम्बिक सिस्टम क्या है, करा दिया था पहले, है ना। बेसल न्यूक्लियाई और लिम्बिक सिस्टम के बीच का जब सर्किट गड़बड़ होता है तब जाकर के फिर ये बीमारियां पैदा होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेसल न्यूक्लियाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी चीजों में ये इन्वॉल्व हो रखा है। क्लियर हुआ बेसल न्यूक्लियाई, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, थोड़ा और है चैप्टर, अभी बैठो, कहीं जाना नहीं है, पानी वानी पी लो, ठीक है, कहीं जाना नहीं अभी, ठीक। अच्छा हाँ, जिसको लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे टर्म्स हो गए, वीडियो पॉज कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक ले सकता है और उसके बाद फिर वापस से वीडियो को स्टार्ट कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं लगातार पढ़ने की कोशिश मत करना, सब हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं। क्लियर हुआ? चले आगे। नाउ लिम्बिक सिस्टम, अच्छा लिम्बिक सिस्टम इसी के अंदर आ रहा है, सॉरी। तो ये जो लास्ट पॉइंट था, बेसल न्यूक्लिया और लिम्बिक सिस्टम के बीच में जब कनेक्शन टूटता है तो फिर क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो लिम्बिक सिस्टम नहीं कराया, मेरे को ऐसा लगा ब्रेन ने पहले करा दिया है, कोई बात नहीं। लिम्बिक सिस्टम अब हम पढ़ते हैं, होता क्या है लिम्बिक सिस्टम, आओ देखें। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है? इनसर्कलिंग। अब ये सिस्टम होता कैसा है, क्यों हम इसको सेरेब्रम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखना। इनसर्कलिंग द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, अब यहां ध्यान से देखेंगे, ब्रेन स्टेम यहां पर नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। ब्रेन स्टेम एक्चुअली जो वाला हिस्सा होता है ना, इस टाइप से था ना, और ये ऊपर पर इस टाइप से था, ऊपर पीछे डायग्राम था हमारे पास। तो ये जो पूरा हिस्सा होता है ब्रेन स्टेम कहलाता है, जो कि ब्रेन को फाइनली स्पाइनल कॉर्ड से जाकर के जोड़ देता है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास है यहां पर, ठीक है, ये जो हिस्सा है हमारे पास, तो ये जो ब्रेन स्टेम, अभी ये इसको थोड़ा सा आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, मैं दिखाता हूं इसको। पिक्चर हमारे पास कहां पर अवेलेबल है, ये स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है, इसी पेज पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहां पर जो वाला हिस्सा होता है ना, ये ऊपर कॉर्पस कैलोसम, तो ये यहां पे ना हम लोग इसकी बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये इस वाले सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है ना, जो कि इससे भी जुड़ा हुआ है। और ये नीचे ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये इधर क्या कहलाता है, ये ब्रेन स्टेम कहलाता है। यहां से लेके यहां तक का हिस्सा क्या है, ब्रेन स्टेम। स्टेम मतलब ब्रेन को इसने अपने ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें बारीकियां डिटेल में बाद में आएंगी, फिलहाल हम लोग सिर्फ जस्ट अभी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लिम्बिक सिस्टम का, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक। तो इनसर्कलिंग द अपर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम का जो अपर पार्ट है, ठीक है, एंड द कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम जो था उसको इनसर्कल, घेरता हुआ, उसको इनसर्कल कवर करता हुआ, इज अ रिंग ऑफ स्ट्रक्चर, एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है, रिंग जैसे रिंग कवर कर रही है, ऐसे रिंग क्या है, इसको कवर कर रही है, ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम के अंदर के बॉर्डर की तरफ, एंड फ्लोर ऑफ द डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन क्या होता है, ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है, उसकी छत और इसका बॉर्डर, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ लिम्बिक सिस्टम। तो जो लिम्बिक सिस्टम है एक्चुअली कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ है और वो हमारा सेरेब्रम को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एक प्रकार का सिस्टम होता है, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करें, तो देखो जरा, ये जो है ना पूरा, ये जितना याला इस वाले कलर में है, ये देखो, ये पूरा सेरेब्रम से अटैच है इस टाइप से, ये यहां तक लेके ये और ये
बीच में ये सारे हिस्से। तो लिम्बिक सिस्टम थोड़ा सा एक अलग ही ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द लिम्बिक सिस्टम इज समटाइम कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। जो हमारा जो इमोशनल पार्ट है, हम लोग जितना इमोशंस होते हैं ना रिश्तों में या कहीं पे भी, तो वो इस लिम्बिक सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बिकॉज इट प्लेज अ प्राइमरी रोल इन अ रेंज ऑफ इमोशंस, कई सारे इमोशंस में रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग पेन, पेन में जो दर्द हो रहा है उसका जो इमोशंस है, रोना है, ठीक है, प्लेजर, खुशी हो रही है उसके जो इमोशंस हैं, डॉसिलिटी, अफेक्शन, ठीक है, और एंगर। तो ये सारे जो अलग अलग प्रकार के इमोशंस हैं उनमें ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये रोल प्ले करता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्शन, स्मेल और मेमोरी, ठीक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम्स आर एज फॉलोज। अच्छा, इसके कंपोनेंट याद ना रहे कोई बात नहीं, बट हाँ लिम्बिक सिस्टम को एक बार आप थोड़ा सा डिफाइन जरूर कर देंगे जब आप सेरेब्रम को डिफाइन करेंगे। तो इसके सारे पार्ट्स हैं मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जितने याद हो जाएं, सारे में से एक दो जो भी याद हो जाए। द सो कॉल्ड लिम्बिक लोब इज द रिम ऑफ सेरेब्रल कोर्टेक्स। जो इसकी रिम होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्बिक लोब। कहां गया, ठीक है, यहां पे उसका नाम नहीं दे रखा है। तो सो कॉल्ड लिम्बिक लोब इज द रिम ऑफ सेरेब्रल कोर्टेक्स। डेंटेट गायरेस लाइज बिटवीन द हिप्पोकैम्पस एंड पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस। अब यहां पे क्या है, थोड़ा सा काफी ज्यादा पैरा हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब, मैमलरी बॉडी, काफी सारे टर्म्स हैं। देखो मैं फिर कहूंगा ये सारे याद हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इसको याद करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में सारे पार्ट्स आते हैं 8, सारे मत याद करना, ठीक है, जितने याद हो जाए। देन अमाइगैडला, ठीक है, लोकेटेड क्लोज टू द टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसके काफी पास होता है, किसके, कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो अभी हमने पीछे देखा था। सेप्टल न्यूक्लियाई लोकेटेड अंडर द कॉर्पस कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम के नीचे होता है। मैमिलरी बॉडीज ऑफ द हाइपोथैलेमस आर 2 राउंड मासेस। मैमिलरी बॉडीज होती है, देखेंगे हम लोग, 2 राउंड मासेस से होते हैं, छोटे छोटे मांस के टुकड़े जैसे होते हैं। 2 न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस, ऑल्फैक्टरी बल्ब, फ्रोनिक्स, ट्राइटर्मिनस, मतलब जितने भी ना फ्रोनिक्स, ट्राइटर्मिनस, ये सारे नाम से यहाँ दे रखे हैं नेम। तो आप 2, 4, 6 जो आपको याद हो जाए, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सारे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो लिम्बिक सिस्टम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारा किससे, सेरेब्रम से, तो इसीलिए इसको यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है। बात क्लियर होगी। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है, हम देख पा रहे हैं जितना भी एक ग्रीन शेड में, ग्रे शेड में हमको दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा क्या है, लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। ये सेरेब्रम के साथ कनेक्ट होकर के कई सारे काम करता है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और बेसल न्यूक्लियाई, और अब हमने क्या देख लिया, अपना लिम्बिक सिस्टम भी समझ लिया। नेक्स्ट अब बात करेंगे फंक्शन की, ठीक है ना। अच्छा फंक्शन के फिर मैं बात बोल दूं, फंक्शन में क्या है, बिल्कुल आप रटने मत बैठ जाना फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन बताता हूं कैसे याद करोगे आप। जैसे कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेंसरी, मोटर एंड इंटीग्रेटिव सिग्नल्स आर प्रोसेस्ड इन सर्टेन रीजन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी जो सिग्नल लेके आया है, मोटर सिग्नल लेके जाएगा, और इंटीग्रेटिव यानी दोनों सिग्नल को, जो सिग्नल लेके आया उसको प्रोसेस करेगा, किस प्रकार का सिग्नल है, फिर उस किस मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देना है उसको वो दे देगा और वैसा एक्शन होगा। तो ये काम तो होता ही है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। इट हैज 3 एरिया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 3 हिस्से होते हैं इसके, कौन कौन से, आओ देखें। सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। तो सेंसरी एरिया क्या है, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड आर इन्वॉल्व्ड इन परसेप्शन, द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन। तो सेंसरी एरिया सिंपल है, सेंसेशन, कोई चीज हम छूते हैं, टच करते हैं, जो सेंसेशन हमारी बॉडी में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी एरिया। तो ये क्या करेगा, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है बॉडी में टच होकर के जो बॉडी के अंदर जाती हैं, ठीक है, एंड आर इन्वॉल्व्ड इन परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हम लोग कहते हैं ना, अच्छा ये यार बड़ा सॉफ्ट सा है, तो ये जो परसेप्शन आ रहा है इसमें भी इन्वॉल्व है द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ ए सेंसेशन, ठीक है, इन परसेप्शन द कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब क्या है, मैं छू के बता रहा हूं, बड़ा सॉफ्ट सा है यार, यार ये बड़ा नोकीला है, ये बड़ा चुभ रहा है, ये बड़ा गर्म है, तो छू करके मैं कॉन्शियस हूं, देख करके जो जज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड दिस कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। यानी कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कॉन्शियस अवेयरनेस वाली, जिसको मैं खुद छू के, मेरे हाथ में पेन है, मुझे पता है ये पेन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन पे लेकर के जाते हैं, ठीक है। एक एरिया ये होता है। दूसरा है मोटर एरिया, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, जैसे कि मान लो
मैं टच कर रहा हूं, अरे यहाँ तो ये तो बड़ा हल्का गुनगुना कम गर्म है, अब मैंने किसी दूसरे हिस्से को छुआ, बहुत गर्म है ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या रहेगा, चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब कि ब्रेन में मोटर एरिया में क्या हो गया, आपके पास सेंसरी वाले ने सिग्नल भेजा, मोटर वाले ने सिग्नल दिया कि क्या काम करना है, हाथ को हटाना है, आगे चलना है या कुछ भी करना है, दैट इज मोटर एरिया। एंड एसोसिएशन एरिया डील विद मोर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटिव फंक्शन, जो बहुत ही ज्यादा जटिल हैं, सच एज मेमोरी, इमोशंस। यानी कि देखो ये गर्म चीज को छू के हाथ हटाना सिंपल सी बात है, लेकिन आप कुछ सोच रहे हैं, सोच करके अचानक से रोने लग रहे हैं, बहुत गहराई में चले गए हैं किसी के, ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं, ये इतनी आसान चीजें नहीं होती हैं ये, ठीक है ना। इनको डील करने के लिए एसोसिएशन एरिया होता है। हमको किसी को जज करना है कि यार ये सही है या गलत है, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कैसा कोई इंसान दिख रहा है, एंड इंटेलिजेंस, जो जटिल वाली चीजें हैं वो एसोसिएशन एरिया से कंट्रोल हो रही हैं। मोटर एरिया से हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स, हाथ हटाना, चलना, ये सब कंट्रोल हो रहा है। सेंसरी एरिया से सारी इंफॉर्मेशन, पूरी बॉडी के सेंसेस, मतलब पूरी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है, छूने से लेकर के हर एक चीज, देखने से लेके, सुनने से लेके हर एक सारी इंफॉर्मेशन ले जाकर के पहुंचा रही है ब्रेन के अंदर। क्लियर है। अब कुछ बातें समझेंगे हम लोग यहां पर, जैसे कि सेंसरी एरिया, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट सेंसरी एरिया। कौन कौन से सेंसरी एरिया है हमारे इसमें सेरेब्रम के अंदर? द प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया, सोमैटो सेंसरी एरिया, सोमैटो मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है। द प्राइमरी सोमैटो सेंसरी एरिया रिसीव्स नर्व इंपल्स फॉर टच। तो आप सिंपल लिखेंगे, ये जो एरिया है ये टच के लिए, प्रेशर के लिए, वाइब्रेशंस के लिए, खुजली, इचिंग, टिकल के लिए, टेम्परेचर, हीट वीट हो गया यानी कोल्ड और वार्म, ठीक है ना, दर्द, पेन के लिए, प्रोप्रियोसेप्शन, जॉइंट एंड मसल पोजीशन के लिए, जो अगर कोई दिक्कत हो रही है उसके जो सिग्नल्स हैं, एंड इज इन्वॉल्व इन द परसेप्शन ऑफ दीज सोमेटिक सेंसेशन। और इनको लेकर के जो हमारी बॉडी परसीव करती है, जैसे कि मान लो गर्म, कोई चीज छू रहे हम करें यार गर्म है, तो एक परसेप्शन है कि ये चीज गर्म है, कम गर्म है कि ज्यादा गर्म है। इन सब चीजों को लेकर के जो भी हमारे पास क्या कहते हैं सिग्नल जाते हैं, वो कहां जाएंगे? प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया के पास जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और उसके हिसाब से फिर मोटर एरिया के माध्यम से फंक्शन करवाया जाएगा हमारी बॉडी से। अब एक चीज आपको समझानी है फॉर नॉलेज, ये आपको याद नहीं करना है, नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी चीज है, ध्यान से समझना, एक चीज आपको समझ में आएगी। अ मैप ऑफ द एंटायर बॉडी इज प्रेजेंट, बड़ी अच्छी चीज है, मैप, पूरी बॉडी का मैप, पैर के नाखून से लेके सर के इस खोपड़ी में जो खुजा रहा हूं यहां से लेके, इस टिप से लेके, पूरी बॉडी का मैप, कहां पर बॉडी का कौन सा हिस्सा है, प्रेजेंट इन द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। इस एरिया में पूरी बॉडी का मैप मौजूद है कि बॉडी का, अच्छा ये वाली किडनी के पास ये वाला सेल है, ये इसको पता है यहां पर है ये, ठीक है। ईच पॉइंट विद इन द एरिया रिसीव इंपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, ईच पॉइंट विद इन द एरिया रिसीव इंपल्स फ्रॉम द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हर एक पॉइंट से, ठीक है, मेरे कान से, माथे से, पॉइंट से, नाखून से, वहां से एक न्यूरॉन गया हुआ है यहां ब्रेन में, एक एक पार्ट उसको पता है, ठीक है, हर एक पार्ट से पहुंच रहा है वहां पे। द साइज ऑफ द कोर्टिकल एरिया रिसीविंग इंपल्स फ्रॉम पर्टिकुलर पार्ट of the body depends on the number of receptors present there rather than on the size of the body part। अब क्या कह रहा है यहां पे, ध्यान से समझना। द साइज ऑफ द कोर्टिकल एरिया रिसीविंग इंपल्स, जो कोर्टेक्स है हमारा, वहां पे जैसे मान लो मेरा हाथ है, यहां से सिग्नल गया और कोर्टेक्स के पास जा रहा है, तो यहां पर इसके लिए यहां से क्या है, यहां पे रिसेप्टर्स हैं, यहां पे क्या है, मेरी उंगलियों के पास क्या रिसेप्टर्स है, जो कि गर्म चीज को छूकर बता रहे हैं कि गर्म है और सिग्नल भेज रहे हैं कि गर्म है। तो यहां पर जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना, उसी की बात कर रहा है ये। द साइज ऑफ द कोर्टिकल एरिया रिसीविंग इंपल्स फ्रॉम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिसेप्टर। जो कोर्टिकल एरिया में, जो कोर्टिकल एरिया का साइज है, यानी कि मैं अगर बात करूं कि उंगलियों के लिए कोर्टिकल वाले हिस्से में ज्यादा जगह होगी, उस उंगलियों के लिए ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन रेदर देन ऑन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट। बजाय इसके कि जैसे मैं बात बोलूं, छोटी सी बात समझना, एक आप गर्म चीज को छू लो इस तरीके से, तो आपको तुरंत हाथ हटाते हो, तुरंत सिग्नल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी गर्म चीज पे बैठ जाओ, ठीक है, जो आपके बम होते हैं, तो आपको उतना तेज गर्म नहीं लगता, लगता है आप उठ जाओगे,
नो डाउट, मैं ये नहीं कर रहा बैठे रहोगे, बट जितना जल्दी आपका हाथ वर्क करता है उतना जल्दी आपका ये काम नहीं करता, यानी कि जो रिसेप्टर्स हमारे बम पर हैं वो उतने ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए बम से रिसेप्टर कम पहुंचे हैं हमारे ब्रेन के पास, उंगलियों से रिसेप्टर ज्यादा पहुंचे, इसीलिए उंगलियों के लिए यहां पर जगह ज्यादा होगी, जो हमारा बम्स है, बटक्स है, उसके लिए यहां पर जगह कम होगी, उसके न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्जर रीजन ऑफ द सोमेटोसेंसरी एरिया रिसीव इंपल्स फ्रॉम द लिप्स। जो हमारे होंठ हैं, होंठों से बहुत सारे हिस्सों में, यानी कि एक बहुत बड़े एरिया में सिग्नल पहुंचता है हमारे ब्रेन में, इसीलिए हमारे लिप्स जो होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहां से बहुत बड़ा एरिया कवर, मतलब लिप्स से जो न्यूरॉन गए हैं वो ब्रेन का काफी बड़े एरिया में फैले हुए हैं, इसीलिए सेंसेशन ज्यादा होते हैं, ठीक है। लिप्स एंड फिंगर टिप, देन फ्रॉम द थोरैक्स एंड हिप। जो चेस्ट है हमारा, यहां से इतने न्यूरॉन नहीं जा रहे हैं, इसीलिए यहां पे हम कुछ चोटी उटी काट लेते हैं, चोट लगती है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो बस यही चीज समझानी थी कि जहां से न्यूरॉन जाकर के जितना एरिया को कवर कर रहे हैं उतना ज्यादा सेंसेशन होगा उस पार्ट में। द प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया अलाउ यू टू पिन पॉइंट वेयर सोमेटिक सेंसेशन ओरिजिनेट। ये वाला प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया है, ये आपको बताता है कि पूरा मैप है उसके पास, तो ये आपको बताएगा कि कहां पर से सिग्नल आ रहा है। जैसे आप ऐसे बैठे हुए हो तो अचानक से हाथ उठाओगे, आप एकदम से ऐसे कर दोगे, वो एकदम बता रहा कि मच्छर यहां बैठा हुआ है, एकदम से आपका हाथ वहीं जाता है, एकदम पिन पॉइंट करके बताता है, ठीक है ना। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया अलाउ यू टू पिन पॉइंट करवाता है वेयर सोमेटिक सेंसेशन ओरिजिनेट, सो दैट यू नो एग्जैक्टली वेयर ऑन योर बॉडी टू स्वेट दैट मॉस्किटो। तभी आप जान पाते हो एग्जैक्टली कि आपको कहां पर स्वेट, कि मच्छर को जाकर के मारना है। क्लियर है। तो ये नॉलेज के लिए था केवल, कि सेंसेशन को थोड़ा समझने के लिए। फिर आता है, सीधा आप हेडिंग डालेंगे, प्राइमरी विजुअल एरिया कहां पर लोकेट होता है। इसकी लोकेशन अगर याद रहे तो अच्छी बात, याद ना रहे तो सिंपल से इसका काम दोगे। कहां पे लोकेट है ये, ऑसिपिटल लोब में, ठीक है। और किस में इन्वॉल्व होता है, विजुअल परसेप्शन में। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया कहां पर है, ये टेम्पोरल लोब में मौजूद होता है। ये किस में इन्वॉल्व है, सुनने में, ऑडिटरी में। गस्टेटरी एरिया, गस्टेटरी क्या होता है, जो अपना टेस्ट वाला होता है, ओके। कहां लोकेटेड है ये, इंसुला में। तो लोकेशन याद हो जाए तो अच्छी बात है। लोकेशन और क्या काम है, टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्रकार के टेस्ट को ये बताता है। ऑल्फैक्टरी एरिया नोज का हो गया, कहां मौजूद है ये, टेम्पोरल लोब में, ठीक है। स्मेल के लिए होता है, इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। तो एरिया और किस कौन सा एरिया है, गस्टेटरी एरिया किस लोकेशन में है और क्या काम है, ये चीजें याद रखनी है आपको। क्लियर है बातें। फिर अच्छा, वो हो गया सेंसरी। सेंसरी मतलब ये वाले एरियाज के पास सेंसेशन गए, नाक से, कान से, जीभ से सेंसेशन गए, ठीक है ना। अब मोटर एरिया, अब वहां से सेंसेशन मतलब सिग्नल चलेंगे और हमसे काम करवाया जाएगा। यानी कि मान लो हमने कोई चीज कड़वी खाई, सिग्नल गया, वो कहेगा अरे गंदा, थूक देंगे हम उसको। ये काम किसने करवाया, सेरेब्रम ने करवाया, ठीक है। आगे आ जाओ। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर एरिया आर द फॉलोइंग, कौन कौन से हैं, प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, देन ब्रोकास स्पीच एरिया। तो मोटर एरिया में कौन कौन है, ये फ्रंटल लोब में मौजूद होता है। इसका काम क्या क्या है, इसका मेनली काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स। यानी कि कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे कि हमने क्या किया, कड़वा खाया और थूक दिया, तो ये यहाँ की मसल्स, गर्दन की मसल और जीभ जो निकाल रहे हैं, कई सारी मसल्स ने एक साथ काम किया, ठीक है। समझाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। वाला पॉइंट काफी है, उससे काम हो जाएगा। यहां पे कह रहा है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ एनी पॉइंट इन प्राइमरी मोटर एरिया। जो हमारा प्राइमरी मोटर एरिया होता है, वहां पर जब भी कोई स्टिमुलेशन होता है, कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो यही वजह होती है, लेफ्ट अपोजिट, लेफ्ट वाला राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट वाला लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, ये बात कहना चाह रहा है। ब्रोकास स्पीच एरिया, ये कहां मौजूद होता है, फ्रंटल लोब में मौजूद है। अब ध्यान रखना, ब्रोकास स्पीच एरिया ये मोटर है, ठीक है, यानी कि स्पीच बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ने वाली है, लैरिंग्स की, फेरिंग्स की, माउथ की। तो इन सब मसल्स को कंट्रोल करेगा ये, ठीक है ना।
और जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ब्रीदिंग मसल्स भी कंट्रोल होती है ना। जब बोलते हैं तो मुंह से हवा बाहर आती है, यानी कि हमारी कहीं ना कहीं ये ब्रीदिंग, चेस्ट की मसल्स भी कंट्रोल की जा रही है इसके द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से हम इनेबल यू टू स्पीक योर थॉट्स। तो ब्रोडकास्ट स्पीच ये सारी मसल्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर है? नाउ द एसोसिएशन एरिया। अब इसके अंदर एसोसिएशन है, कई सारे एरियो का मिक्सअप होता है, जैसे कि ऑसिपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड द फ्रंटल लोब। क्लियर है? जो एसोसिएशन एरिया होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं विद वन अनदर बाय एसोसिएशन ट्रैक्ट। याद आया? ट्रैक्ट, ट्रैक्ट के माध्यम से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनके काम क्या होते हैं वो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है? ओके, दो सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, सोमेटोसेंसरी, इससे आप एग्जैक्ट शेप टेक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फीलिंग इट। यानी कि आप में से पेन पकड़ा हुआ है, अच्छा इसका शेप सर्कुलर है, सिलेंडर है, ये जो आप चीज कर पाते हो ये इसकी वजह से। एग्जैक्ट शेप और टेक्सचर, कैसा टेक्सचर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, कैसा है। डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। ओरिएंटेशन, मैं कह रहा हूं ये लेटा हुआ है, मैं कह रहा हूं ये खड़ा हुआ है, कैसे, ये चीज मैं जज कर पा रहा हूं इस एरिया की वजह से, ठीक है। टू सेंस द रिलेशनशिप ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर। एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट से क्या रिश्ता है। जैसे जब खाना खा रहा हूं तो कौरे को लेकर कान में नहीं डालता ना मैं उसको कहां डालता हूं, मुंह में डालता हूं। ये कौन बता रहा है मेरा दिमाग बता रहा है, ठीक है। ऐसा तो है ना कि कौरा तोड़ा, एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दिया, दूसरा हाथ ने इस हाथ में दे दिया, अरे वो मुंह में क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि ब्रेन बता रहा है ये मुंह है, यहां डालना है, ठीक है। तो एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट से क्या रिश्ता है, ये भी काम कौन बता रहा है, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया बता रहा है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ मेमोरीज ऑफ पास्ट सोमेटिक सेंसरी एक्सपीरियंस इनेबलिंग यू टू कंपेयर द करंट सेंसेशन विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। यानी कि यहां पर क्या है, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट में किसी ने आपको कुछ कहा है या पास्ट में आपको कुछ भी घटना घटी है उससे अभी की सिचुएशन। जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आप कहते हो अरे यार किसी अच्छी जगह घूमने चले गए, तो कहते हो कितना अच्छा सुहावना मौसम है, कहीं से तो कोरिलेट कर रहे हो आप। सुहावना आपने कहीं पीछे सीखा हुआ है, उससे आप आज कोरिलेट कर रहे हो कि बड़ा अच्छा मौसम है, पिछली बार जैसा है। तो कोरिलेशन जो होता है ये बिकॉज ऑफ दिस एरिया। देन विजुअल एसोसिएशन एरिया, ये कहां लोकेटेड है, ऑसिपिटल लोब में लोकेटेड है। यहां पे वही है, पास्ट विजुअल एक्सपीरियंसेस एंड इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग व्हाट इज सीन। तो ध्यान रखना बेटा, अभी आप कहोगे सर पीछे भी तो पढ़ा था, पीछे देखने के लिए था, ये आपके पिछले एक्सपीरियंस को आज के एक्सपीरियंस से कोरिलेट करवा रहा है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं अरे यार इसको कहीं देखा हुआ है, यानी कि पिछला कहीं देखा हुआ उसको आज से कोरिलेट करवाता है। तो ये विजुअल वो वाला विजुअल है, ठीक है। तो यानी कि आप स्पून, ठीक है, आप पेन को देख के देख पा रहे हो ये तो पेन है, कैसे पहचाना, पीछे कभी देखा था तभी तो पहचाना। तो पिछली चीज से कोरिलेट करके जब आज की चीज को डिसाइड किया जाता है, दैट इज योर विजुअल एसोसिएशन एरिया। या फिर यूं हम कह सकते हैं कि जो हम एसोसिएशन एरिया कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहां पर क्या होता है, पिछली चीज, सुनी हुई चीज, पिछली देखी हुई चीज, पिछली कोई घटना घटी है उससे हम आज की घटना को कोरिलेट करवा रहे हैं, दैट्स इट। फेशियल रिकॉग्निशन एरिया, ये भी हमारा टेम्पोरल लोब में है, ठीक है। अलग अलग फेस जो आप पहचानते हो लोगों के, वो इसकी वजह से होता है। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, पुरानी कोई चीज सुन रखी होती है, हम कहते हैं अरे ये गाना बड़ा मधुर है, अरे ये गाना, अरे यार वो पिछली बार की तरह इतना गंदा गाना है, ठीक है। तो ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया कहां मौजूद है, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर टू प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। जो पीछे अभी पढ़ा था हमने ऊपर, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, उसी के इंफीरियर और पोस्टीरियर में मौजूद होता है ये, ठीक है। या सिंपल लिखेंगे टेम्पोरल कोर्टेक्स में। अलाउ यू टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर साउंड एज स्पीच, म्यूजिक और नॉइज। पिछली साउंड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करवाता है कि ये क्या चीज है। इसी तरह ऑर्बिटो फ्रंटल कोर्टेक्स, ठीक है, ये कहां मौजूद है, फ्रंटल लोब में। तो अलग अलग जो ऑर्डर है, हम कहते हैं अरे यार ये बदबू, अरे यार ये पिछली वाली खुशबू से ज्यादा अच्छी है, अरे यार पिछली बार की खुशबू की तरह है ना, खुशबू की बात कर रहा हूं, स्मेल की है ना, खुशबू कहीं और मत पहुंच जाना, इधर आ जाओ, ठीक है। ऑर्डर, तो जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, पिछली वाली स्मेल से पहचानने में हेल्प करता है। वर्निक्स एरिया, ये क्या कहलाता है,
इट इज एक्टिव एज यू ट्रांसलेट वर्ड इनटू थॉट्स, अपने शब्दों को ठीक है स्पोकन वर्ड यानी कि जो आप सोच रहे हैं, इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब्स, टेम्पोरल पैराइटल लोब में मौजूद होता है। इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ स्पीच बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पोकन वर्ड्स, जो शब्द बोले जा रहे हैं उसको समझ करके उसका मीनिंग निकालने में हेल्प करता है। इट इज एक्टिव एज यू ट्रांसलेट वर्ड्स इनटू थॉट्स, जो आप शब्दों को विचारों में बोल रहे होते हैं तभी आपका एक्टिव होता है। क्योंकि जैसे मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं तो मेरे को जो अपने शब्द बोलने हैं उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मैं रैंडम कुछ ही बोलूंगा, हाँ ब्रेन, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, कोई मीनिंग तो निकला नहीं इसका, ठीक है ना। कोई चीज बताऊंगा तो उसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो मीनिंग कैसे निकलता है आप गौर करेंगे तो जो आप बोल रहे हैं उससे पहले माइक्रो सेकंड पहले आप उसको यहां सोचते हैं कि मैं ये बोल रहा हूं, थॉट आता है पहले तब आप सोचते हैं। तो वो है वर्निक्स एरिया। फिर है कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया, ठीक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय सोमेटोसेंसरी, विजुअल, ऑडिटरी, सबके द्वारा बॉर्डर किया गया है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, allowing the formation of thoughts based on variety of sensory inputs, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं किसी पहाड़ी पर हूँ, ठीक है, और फ्रेंड भी खड़ा हुआ, बातें हो रही हैं, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, तो बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं मेरी बॉडी में। फ्रेंड के साथ फीलिंग आ रही है, अरे यार फ्रेंड के साथ इतने अच्छे जगह पर हूँ, इतनी अच्छी मौसम है, एक साथ कई सारी फीलिंग आ रही है, उसको फिर जो बॉडी एक्सप्रेस करती है, दैट इज योर कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया। देन प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, कहां मौजूद होता है, ये भी फ्रंटल लोब में है। इसका प्री फ्रंटल ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या क्या आ जाएगा, कंसर्न विद द मेकअप ऑफ पर्सन्स पर्सनैलिटी, किसी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसको आप कैसे देखते हैं। इंटेलेक्ट, कॉम्प्लेक्स, लर्निंग एबिलिटी, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, इनिशिएटिव, जजमेंट, फोरसाइट, रीजनिंग, कॉन्शियस, इंट्यूशन, मूड, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। मतलब ओवरऑल फिर से बता दूं मैं एक एक वर्ड का मीनिंग। मेकअप ऑफ पर्सन्स पर्सनैलिटी, किसी इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, कोई कैसे रह रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटेलेक्ट, कैसा इंटेलिजेंट है। कॉम्प्लेक्स लर्निंग एबिलिटीज, उसकी लर्निंग एबिलिटीज कॉम्प्लेक्स है तो वो इसके वजह से है। रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कितना रिकॉल कर पाता है। इनिशिएटिव्स, कितनी चीजों में इनिशिएटिव लेता है। जजमेंट कैसा है, फोरसाइट, तो तमाम चीजों में प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आ जाएगा। देन प्री मोटर एरिया डील्स विद द लर्न्ड मोटर एक्टिविटीज, ठीक है, एंड सिक्वेंशियल नेचर। मोटर एक्टिविटी, लर्न्ड मोटर एक्टिविटी, कोई चीज आपने सीख रखी है, गाड़ी चलाना या कोई चीज, तो वो प्री मोटर एरिया है, जो कि आपको बार बार बताता है। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिक कोई सामने आता है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगती है, वो ये लगवा रहा है, ठीक है। नाउ फ्रंटल आईलिड एरिया, तो आईलिड आ गया तो यानी आई आ गया तो आंखों की बात होगी, यानी कि स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ द आई। कंट्रोल वॉलंटरी स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ आई लाइक दोस यू जस्ट यूज्ड इन रीडिंग दी सेंटेंस, यानी कि अभी अभी आपने क्या किया, यहां से लेके यहां तक जो पढ़ाई करी है, आपकी आंखों ने जो स्कैनिंग करी है, अच्छा ये लिखा हुआ है, ये जो काम है ये फ्रंटल आई फील्ड एरिया करवाता है। तो काफी सारी एरिया है, काफी सारी चीजें हैं, इनमें से सारे याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन जितना ज्यादा हो कोशिश क्या करेंगे, नाम, उसके बाद लोकेशन और उसके बाद फंक्शन, बस इतनी चीजें याद रखनी है। इस तरह से आप चार्ट भी बना सकते हैं। अब जैसे यहां पर क्या है, लोकेशन में कई बार दिक्कत है, लोकेटेड इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब। अगर ये एंटीरियर पोर्शन याद नहीं है कोई बात नहीं, फ्रंटल लोब लिख दो तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर, बहुत सारे टर्म्स थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे और अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हौच पौच तो हुआ होगा मुझे पता है। 2 टर्म और हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर लेक्चर खत्म है। 2 टर्म और, रुक जाओ, खत्म कर रहे हैं बस। देखो एक टर्म है हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन, मैं फिर कह रहा हूं नॉट इंपॉर्टेंट बट गुड फॉर नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के लिए अच्छा है, आपको जानना है हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन का मतलब क्या है, लैटरलाइजेशन मतलब साइड वाई, आधा आधा। ऑल्दो द ब्रेन इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, ब्रेन जो होता है लगभग पूरा सिमेट्रिकल है, बीच में से काट दो तो जितना इधर उतना ही वैसा इधर इधर होता है। ऑन इट्स राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, लगभग बराबर है। सब्टल एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, सूक्ष्म, सब्टल मतलब बहुत
छोटी सी सूक्ष्म एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द टू हेमिस्फीयर एग्जिस्ट। बहुत ही माइन्यूट सी, माइनर सी डिफरेंसेस, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आल्सो एग्जिस्ट, फिजियोलॉजिकल भी, यानी कि काम इधर लेफ्ट वाला कुछ और काम करेगा, राइट वाला कुछ और काम करेगा, ये वाले डिफरेंस भी होते हैं। ऑल्दो द टू हेमिस्फीयर शेयर परफॉर्मेंस ऑफ मैनी फंक्शन, दोनों हेमिस्फीयर मिलकर के कई सारे काम एक साथ करवाते हैं, ये भी बात सच है। ईच हेमिस्फीयर आल्सो स्पेशलाइजेस इन परफॉर्मिंग सर्टेन यूनिक फंक्शन, और यहां तक कि एक हेमिस्फीयर किसी और काम में माहिर होता है, दूसरा हेमिस्फीयर किसी और काम में माहिर होता है हमसे करवाने में। इन सब के बावजूद दिस फंक्शनल एसिमेट्रिकल, देखा फंक्शन काम करने की जब हम बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, ठीक है, परफॉर्मेंस वाला भी डिफरेंस है और काम करने के भी तरीकों में उनके अंतर होता है। ये जो फंक्शनल डिफरेंसेस है, एसिमेट्री है कि ये किसी और चीज को काम करवाता है, ये किसी और चीज को काम करवाता है, इज टर्म्ड हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन। देखने में एक समान जरूर है बट काम दोनों अलग अलग करवाते हैं। क्लियर? उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो बेटा ये चीज आपको समझनी है। आज आपको एक चीज समझ में आई, इसको बहुत ध्यान से, आज आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूं क्या कोई स्ट्रेस में है, तो क्या कोई मशीन ऐसी है कि आप समझ सको कि बंदा स्ट्रेस में है? तो आंसर है यस, ठीक है, आंसर है यस। वो बंदा स्ट्रेस में है या वो खुश है या दुखी है, आप इसका पता लगा सकते हैं, डेफिनेटली पता लगा सकते हैं। कोई बंदा आंखें बंद करके लेटा हुआ है, वो सो रहा है कि जाग रहा है, मशीन लगा के पता लगा सकते हैं। आओ देखो कैसे, इसको हम कहते हैं ब्रेन वेव्स। क्या कहते हैं? ब्रेन वेव्स। तो एक्चुअली है क्या, समझते हैं। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पर ब्रेन न्यूरॉन्स आर जनरेटिंग मिलियंस ऑफ नर्व इंपल्स। भाई ब्रेन में तो हर समय सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ सिग्नल्स इधर से उधर हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल्स बोलते हैं। टेकन टुगेदर, उन सबको एक साथ ले लिया जाए, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कॉल्ड ब्रेन वेव्स। ये सिग्नल्स इधर से उधर हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, इनको हम लोग ब्रेन वेव्स कहते हैं। और ये कभी भी शांत नहीं होते, हमेशा होते रहते हैं। ब्रेन वेव्स जनरेटेड बाय न्यूरॉन्स क्लोज टू द ब्रेन सरफेस, ब्रेन के सरफेस से काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। ब्रेन वेव्स जनरेटेड बाय द न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स ब्रेन के काफी सरफेस से पास होते हैं ना, उनके द्वारा जनरेट किए जाते हैं। मेनली न्यूरॉन्स इन द सेरेब्रल कोर्टेक्स, सेरेब्रल कोर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरेट करते हैं। कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसर्स, ठीक है ना, इनको हम लोग सेंसर के माध्यम से, कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड, जो है ना मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेन में ऐसे लगा देते हैं और फिर रीडिंग वगैरह चेक करते हैं। तो यस, ऐसा रियलिटी है। इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से हम लोग जैसे हार्ट का हम लोग चेक करते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे हम यहाँ पर जो है ब्रेन का चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे माथे पे लगा करके। अब अ रिकॉर्ड ऑफ सच वेव, इस प्रकार से जो वेव जनरेट कर होती है या इसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, EEG। दिस इज नॉट ECG, दिस इज EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। क्लियर हुआ? ओके, अब इसके पैटर्न को समझते हैं। यहां पर मोटे तौर पर हमको 4 वेव्स मिलती हैं। कौन सी 4 वेव्स मिल रही हैं? आओ देखते हैं। चलो, तो कौन सी वेव्स हैं? अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा, ठीक है। अल्फा वेव्स का अगर हमको अल्फा वेव्स देखने को मिलती हैं तो देखो अल्फा वेव्स कुछ ऐसी ऐसी आती हैं, बीटा वेव्स कुछ ऐसी ऐसी आती हैं, थीटा वेव्स कुछ ऐसी होती हैं और डेल्टा वेव्स कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। इन वेव्स का क्या मतलब है, आओ देखते हैं। अगर अल्फा वेव मिल रही है हमें, तो अल्फा वेव्स आर प्रेजेंट इन द EEG of nearly all normal individual when they are awake, जब वो जाग रहे होते हैं तो सबके अंदर ये वेव हमको देखने को मिलती है। एंड रेस्टिंग, जब वो बैठे हुए हैं आराम से और जाग रहे हैं, विद देयर आई क्लोज्ड, और उनकी आंखें बंद हैं। तो यानी कि क्या कंडीशन है अल्फा वेव्स की? इंसान जाग रहा है, रेस्ट कर रहा है और आंखें बंद हैं। These waves disappear entirely during sleep, और जब इंसान सो रहा होगा तो अल्फा वेव्स गायब हो जाती हैं। यानी कि आप ये लगा दो माथे पर और मशीन पर देख लो, जैसे ही इंसान सोएगा ये वेव्स गायब हो जाएंगी, नहीं दिखाई पड़ेंगी, पता चल जाएगा इंसान सो रहा है कि जाग रहा है। बीटा वेव्स जनरली अपीयर व्हेन द नर्वस सिस्टम इज एक्टिव, जब नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, दैट इज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ सेंसरी इनपुट एंड मेंटल एक्टिविटी। यानी कि आप कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई का, लिखाई का,
कोई काम कर रहे हो, यानी कि आप ब्रेन वाइज आप एक्टिव हो ब्रेन के जरिए, तो बीटा वेव्स दिखाई पड़ती हैं। देन थीटा वेव्स, दीज वेव्स नॉर्मली ऑकर इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स एक्सपीरियंसिंग इमोशनल स्ट्रेस, यानी ध्यान रखना थीटा वेव में क्या है, जब बच्चे होते हैं उनके अंदर नॉर्मल है, और जो अडल्ट इमोशनल स्ट्रेस में है उनके अंदर थीटा वेव्स दिखती हैं। अडल्ट नॉर्मल अडल्ट में ये वेव्स नहीं दिखाई पड़ेंगी, यानी कि अगर किसी के अंदर कोई अडल्ट है और थीटा वेव्स दिख रही हैं, यानी कि इमोशनल तौर पर वो स्ट्रेस लिया हुआ है, कहीं ना कहीं उसको धोखा मिला हुआ है या कोई और क्राइसिस चल रही है उसकी लाइफ में। ठीक है, आगे आते हैं। डेल्टा वेव्स, डेल्टा वेव्स का मतलब क्या है, ऑकर ड्यूरिंग स्लीप। ये डेल्टा वेव्स जो होती हैं जब इंसान सोता है, ठीक है, ड्यूरिंग डीप स्लीप, जब बहुत गहरी नींद सोता है तब ये डेल्टा वेव्स देखने को मिलती है हम लोगों को, ठीक है, इन एडल्ट्स, बट दे आर नॉर्मल इन अवेक इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब बच्चे 5-6 महीने के हैं, वो जाग रहे हैं, तो उनके अंदर भी डेल्टा वेव देखने को मिलती है, तो नॉर्मल है ये। लेकिन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय एन अवेक अडल्ट, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, ये वेव्स दिख रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। लेकिन कोई इंसान जागा हुआ है और डेल्टा वेव्स रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि शो कर रहा है, दे इंडिकेट ब्रेन डैमेज, यानी कि उसका ब्रेन डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द वेव्स। काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, अच्छी चीज थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। नॉट इन कोर्स, नॉट इन कोर्स, आप इसको याद नहीं करेंगे नॉट इन कोर्स, बट यस मजेदार चीज है ना, मजा आया होगा। खैर, तो ये हमारा आज का लेक्चर था और ये खत्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबू सा लेक्चर, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लेक्चर, धीरे धीरे करके आता जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, रिवीजन चाहिए बहुत ज्यादा, रिवीजन करोगे तो चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ओके, बाद बाकी सबको पता ही है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कॉल करेंगे। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये हमारी लाइव क्लास, ठीक है, माइंड नर्चर के ऐप के नाम से ही प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मौजूद है, जिसको डाउनलोड करके आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज, पढ़े चाहे कहीं से भी, चाहे यूट्यूब से, चाहे हमारी एप्लीकेशन से, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।